जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, हम लोग एनसीईआरटी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं जो 6 से 12 तक है। और ये पेड क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपने पेड क्लास को ज्वाइन किया होगा तो सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एनसीईआरटी अगर 6 से 12 तक अलग अलग पढ़ा जाए तो बड़ी समस्या होगी कि 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग पढ़ना। लेकिन हमने पूरी निचोड़ को मतलब 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जो निचोड़ है अन्य किताबों को मिलाकर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज उपलब्ध कराई है, जिसमें आज की टॉपिक है पृथ्वी की संरचना पर बदलती घटनाएं। माने पृथ्वी का जो स्वरूप है उसके बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे, उन तथ्यों को पढ़ेंगे। और आप लोग आराम से पढ़ते चलिए, क्योंकि जिन्होंने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा उनके पास ऑलरेडी नोट्स हो चुके होंगे इसके। और ऑनलाइन क्लास में अगर आपने घर बैठे नोट्स मंगा होगा तो भी इसकी व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या के लिए ही आप पढ़ रहे हैं। चलिए आइए, मैं इसकी व्याख्या करते हुए चल रहा हूँ और पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछिएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए पूरी तरह से लाइव चल रही है। लाइव के बाद भी आप जब तक चाहें, जितनी बार चाहें, इस वीडियो लेक्चर की क्लास को आप देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए अब हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। ये सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की संरचना बदलती घटनाएं। यहाँ पे जो टॉपिक है ये एक तरह से पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना पर। और अगर आपने ज्वाइन किया है क्लास तो आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज होने जा रही है। पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप क्या क्या है। जैसे पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जैसे स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तो कुछ नीचे हैं, कुछ समतल है। आपने देखा होगा जैसे पृथ्वी पे कहीं स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तो कुछ भाग नीचे हैं। जैसे स्थल मंडल ऊंचाई पर है, पर्वत पठार है। कुछ मैदान है, जैसे जहाँ हम आप रहते हैं ये मैदानी क्षेत्र है। जैसे मैं जौनपुर ज़िले से हूँ तो जौनपुर ज़िला एक मैदानी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ज़्यादातर अच्छा मैदानी क्षेत्र है। फिर कहीं समतल है तो कहीं नीचे। कई ऐसे भाग देखने को हमें मिलते हैं, ऊंचे, नीचे और समतल। पृथ्वी के स्वरूप के दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। माने पृथ्वी का जो स्वरूप है वो दो जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर बनती हैं, उनके स्वरूप उसके बाद ही बनते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम जाने हैं तो पृथ्वी के गति के कारण, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उड़ जाती है तो कहीं पे धंस जाती है। मैंने अगर एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे यहाँ पर एक कागज़ का ये गत्ता पड़ा हुआ था। अगर दोनों पर अगर यहाँ से प्रेशर लगाया जाए तो इसकी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी ये या तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, या तो दूसरी कंडीशन इसकी हो सकती है ये कि यह क्या करें, ये नीचे की तरफ धंस जाए। तो ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ये दो कंडीशन होती है, या तो ऊंचाई पर जाती है या पर नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे कहीं पे धंस जाती है या कहीं पर ऊपर उठ जाती है। ये बात मेरी गौर से समझिएगा। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के स्थल को लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया। और फिर क्या होती है, जब आकृति बन जाती है तो यहाँ पे बाह्य प्रक्रिया काम करना शुरू कर देती हैं, जो इनको क्या करती हैं, धीरे धीरे काटना करती हैं। तो इसे काट कर भी समतल बना देती हैं। तो ये बातें हमें और आपको समझना अच्छे से चाहिए। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिसकर जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन क्या होता है, अब इसके बारे में कई शब्दावली पढ़ेंगे। अपर्दन क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है, उन दोनों में क्या समानताएं होती हैं, ठीक है। और अपर्दन की जो क्रिया होती है द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अपर्दन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई स्थान ऐसे यहाँ से ऊपर उठ गया तो इसे काट कर मिट्टी के द्वारा, पवनों के द्वारा, तूफान के द्वारा, वर्षा के द्वारा, माने बाह्य कारकों के द्वारा जब इसका अपर्दन होता है, कटाव होता है, धीरे धीरे क्या होती है, नीचे हो जाती है। फिर निक्षेप होता है, जमाव, निक्षेपण देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब जमाव होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर निक्षेपण माने जमाव। देखिए एक तरह अपर्दन, अपर्दन माने क्या है, काटना। अपर्दन माने काटना, और एक जगह स्थान को काट कर फिर बहा कर ले जाना, ठीक है। फिर निक्षेपण करना, जमाव करना। निक्षेपण माने जमाव की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। जैसे पर्वतों को नदियां अगर काटती हैं तो काट कर ले जाती हैं कहीं और ले जाकर उसे जमाव करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो आगे मैं इसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पृथ्वी की ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ये बात आप जानते रहिए। पृथ्वी की ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। चाहे वो हवा, जल बह रहा हो, हवा चल रही हो, इन सभी कारण होता है। जब हम और अच्छे से ज्योग्राफी को अन्य क्लासेस के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पर डीप में जब पढ़ाएंगे तब मैं आपको इन सारी बातों को एकदम विधिवत रूप से, एकदम तोड़कर अच्छे से और व्याख्या करके पढ़ाऊंगा। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास आपके लिए पूरी तरह से लाइव चल रही है और पेड क्लास के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने इतनी बातें सीखा कि
अपर्दन, अनाच्छादन माने काटना, उसे बहाकर ले जाना उसे अनाच्छादन कहलाता है। निक्षेपण माने जमाव कहलाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी आपके लिए ये समझना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एनी डाउट किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप पेड के मेंबर है तो आप लोग जुड़े होंगे। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अगले टॉपिक यहाँ पे देखेंगे जो हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि स्थल मंडल की संरचना के विभिन्न रूप कैसे कैसे हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन अर्थात पर्वत। तो आपको देखिए ऐसे पढ़ने से आपका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको नोट्स के लिए नहीं दौड़ना है, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, किसी भी प्रकार से झंझट में नहीं फैलना है, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ आई है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पर्वत, देखिए मैं लाइव आकर पढ़ा था तो वहाँ पे इन तथ्यों को समझाते समय आपका जो ध्यान था वो इसके अक्षरों पर रहेगा, जिससे आपको याद जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, पर्वत पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत तथा पहाड़ियाँ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठती है और ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, उनकी जो औसत ऊंचाई होती है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, ये खड़ी ढाल वाली होती है। यह बात याद रखिएगा। ढाल कैसी होती है? खड़ी होती है। माने जैसे अगर ये है, इसकी ढाल क्या है, देख रहे हैं, ये ढाल एकदम खड़ी ढाल है। ढाल कैसी है? खड़ी ढाल होनी चाहिए। पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है और पर्वत की जो सबसे ऊपर भाग है इसे चोटी का शिखर भी होता है तथा इसका आकार चौड़ा होता है। छोटा शिखर होता है तथा आकार चौड़ा होता है। जैसे ये ऊपर क्या हो गया, इसे हम टॉप शिखर कहते हैं। ये क्या है ऊपर हमारा, ये शिखर हो गया, इसे हम चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चोटी के नाम से जानते हैं। ढाल तीव्र होता है, इसका आधार चौड़ा होता है, शीर्ष ऊप की तरफ बढ़ते हैं, आधार शीर्ष की तरफ तो धीरे धीरे इसका नुकीला होता जाता है और शीर्ष तक, और इसकी औसत हाइट जो होती है वो 600 मीटर से अधिक होती है, ठीक है। और ये लगातार जहाँ पे कई पर्वत आपस में मिलते हैं तो उसे पर्वत श्रृंखला के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ तक स्पष्ट हो गया। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ये बात आप लोग को पहले से पता होगा। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये क्या है, हिमालय श्रेणी में है। कहाँ पर? हिमालय श्रेणी में है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है और नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर मैथा कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक ऊंचाई और आपको याद रखनी होगी, 8,848 मीटर, माने 8,848 मीटर, तो मतलब 8,848 मीटर है और कहीं 8,850 मीटर, दोनों आपकी परीक्षा में आएगा तो दोनों आप इसका लगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी पूरा मैं पढ़ा और मैंने आपको पहले बताया ये सीरीज पूरी तरह से एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी 6 से 12 तक की जो निचोड़ है वो आपके पेड क्लास में बाई नोट्स के माध्यम से मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ अगर आपने पेड में क्लास को ज्वाइन किया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन यहाँ तक कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर हो जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, बिना समय गंवाए हम बढ़ रहे हैं आगे। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर कुछ महाद्वीप हैं और महाद्वीपों में कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए गए हैं, उनको एक बार हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपने ऑनलाइन क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किया, आपको ऑनलाइन घर बैठे नोट चाहिए तो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहिएगा। सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है बिना स्पेस के दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़ेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना था महाद्वीप के बारे में, देखिए महाद्वीप 7 है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पे एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। ये बात आप लोग अच्छी तरह से पता रहे। फिर आता है अफ्रीका, थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हो गया अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की जो पर्वत श्रेणी उसका नाम है एटलस पर्वत श्रेणी और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो है जेबेल टाउकाल,
यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है जिसमें राकीच पर्वतमाला है, जो पश्चिम की तरफ, अगर इस तरह से यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो पश्चिम की तरह है, जिसे हम राकीच पर्वतमाला कहते हैं। यहाँ पे माउंट एल्बर्ट है। क्या है? यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम किनारे की, जैसे यहाँ पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पश्चिमी किनारा है वो एंडीज पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका में राकीज है और दक्षिण में एंडीज पर्वतमाला है। एकाका गुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, यह बात जानते रहिएगा। फिर यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैक। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप चाहते स्क्रीनशॉट रख ले। वैसे आप में पेड क्लास के होंगे, आपको ये नोट्स मिला होगा, नहीं मिला होगा तो नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी का नाम है माउंट कोसिस्को, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए और यहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वैसे जब महाद्वीप की सीरीज में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं इन कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ाने का, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ से अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो तो बिना समय गंवाए आप हमसे पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ने के बाद फिर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वापस नहीं आऊँगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए आगे है कुछ पर्वतों पर, देखिए यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहने वाली जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है। अब पूछा जाता सर हिमानी किसे कहा जाता है? भैया कुछ पर्वत पर हमेशा जो बर्फ़ जमी रहती की जो नदियाँ होती हैं उसे हिमानी कहा जाता है। इसे हम हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशियर आगे भी हम लोग देखेंगे। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे यहाँ पे है तो ऐसे जो श्रृंखला के रूप में पर्वत हो सकते हैं उन्हें हम रेखा क्रम में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। पर्वतों की ऊंचाई आकार जो होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन फिर भी अध्ययन के दृष्टिकोण से हम तीन प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन? एक होगा आपका वलित पर्वत, फिर भ्रंतोत पर्वत, फिर होगा ज्वालामुखी पर्वत। वैसे मैं तीनों पर्वतों के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ से आपके कहीं भी कोई गलती भी नहीं होगी और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की टॉपिक नई है, नया टॉपिक पहला दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी आप को क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे वलित पर्वत। क्या पढ़ेंगे? वलित पर्वत। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वलित पर्वत। इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। देखिए पहले इसको पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ा दूँ, फिर मैं इसको डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ऐसे पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो। सतह कैसी हो? ऊबड़ खाबड़ हो। तथा शिखर कैसा हो? शंक्वाकार होता है, मतलब जादूगर की टोपी। कैसी? इस तरह से, जादूगर की टोपी की तरह। कैसी होनी चाहिए? जादूगर की टोपी की तरह होनी चाहिए। उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के तहत भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। एक प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, क्या होता है बार बार, कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की सीरीज कौन सी है? तो वह है अरावली। कौन सी है? अरावली श्रृंखला। ये कहाँ पर है? ये भारत में है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एक नंबर आपका यहाँ से तैयार हो गया। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, दुनिया की विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार जो है दिल्ली से दक्षिण से गुजरात के उत्तर तक फैला हुआ है। भारत के भूगोल में भी इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अरावली भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा इसका जो विस्तार है वह इन राज्यों में है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गुरु शिखर। ये भी एक नंबर आपका तैयार कि भैया गुरु शिखर क्या है? ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू पर है। माउंट आबू के पास जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी है। ये बात आप लोग ध्यान से रखे रहिएगा। ठीक है। अपरदन के कारण यह पर्वत जो है
पर्वत श्रृंखला क्या है, घिस गई। जो अपर्दन होने के कारण ये पर्वत श्रृंखला क्या हो गई है, घिस चुकी है। और विश्व में वलित पर्वत के अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो हिमालय है, भारत में है, अल्पस, एंडीज, अपलेशियन, ये उत्तरी अमेरिका में, यूराल पर्वत। देखिए यूराल पर्वत के बारे में अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे। जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने के लिए, ठीक है, ये दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम यूराल पर्वत श्रृंखला है। ये बात अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को अलग से पढ़ेंगे कि पेड क्लास में, तो वहाँ पे अच्छे से हम लोग इस बात को ध्यान से देखेंगे। फिर आगे मिला हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है, एकदम इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो भी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ तक आप लोग का अगर जो कॉन्सेप्ट था मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। तब मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ से कोई दिक्कत? देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज राकी जो उत्तरी अमेरिका की है, जो दक्षिणी अमेरिका की है, वो एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत सीरीज है। ये बात आप अच्छी तरह से आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो भविष्य में कभी कोई गलती मत करेगा। ये नहीं है कि सर सामने आकर पढ़ाते तो कुछ और ज़्यादा पढ़ाते, जी नहीं, एनसीईआरटी सीरीज में ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने दिख रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बफरिंग नहीं होगी, लाइव सेशन आपका चल रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप अगर बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो को 1000 बार देखिए, लाख बार देखिए, तब तक वीडियो को देखिए जब तक कॉन्सेप्ट आप क्लियर ना हो जाए। ये कोर्स तब तक आप पढ़ सकते हैं जब तक ये कोर्स कि आपकी परीक्षा खत्म ना हो जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नहीं मतलब टॉपिक की तरफ। देखिए आइए पहले वलित पर्वत के एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको अन्य चीज़ को बताता हूँ। देखिए वलित पर्वत में खास बात आपकी, तो जैसे यहाँ पे ये हो गई हमारी धरातल, अगर दोनों तरफ से अगर आंतरिक बल इधर से लगेगा तो ये चट्टानें क्या होंगी, उड़ जाएंगी। तो ये जो सीरीज है ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने के बाद कैसा लगेगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरह से। तो ऐसे पर्वतों क्या कहते हैं हम, वलित पर्वत कहते हैं। देखिए दोनों तरफ से दबाव बनेगा तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, तो ऐसे पर्वतों को हम वलित पर्वत की सीरीज के नाम से जानते हैं। बाकी वलित पर्वत हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वलित पर्वत कैसे हो। तो यहाँ वलन होता है, दिख रहे हैं ये इस तरह से वलन होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वलन होता है। तो ऐसे जो पर्वत ऊपर उड़ता है उसे क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं आप लोग, तो इसे हम वलित पर्वत कहते हैं, वलन के द्वारा होता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट किसी को तो पूछ सकता है, नहीं ना? हाँ देखिए, मुझे खत्म करना है, वर्ल्ड जियोग्राफी एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा के खत्म करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को मान कर बैठिए आप। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट कर लो, वैसे आपके पास पेड क्लास में है तो नोट्स तो होगा ही है। यहाँ वलित पर्वत का आपको डायग्राम तो दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे है भ्रंतोत पर्वत, जिसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे झूठा पर्वत भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वलित पर्वत आपने देख ही लिया, दोनों तरफ से जब प्रेशर होता है तो ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक, अब आगे देखेंगे, जब पर्वत बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो पर्वत के तहत जैसे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है तो इसके ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उत्खंड कहते हैं, उत्खंड के नाम से जानते हैं। तो जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे द्रोणिका कहते हैं। जो नीचे धंस जाता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसे द्रोणिका कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, इसे द्रोणिका कहते हैं। ठीक है, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रोविन कहते हैं, और ऊपर वाले को हॉस्ट कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। विश्व में इस प्रकार के जो पर्वत श्रृंखला के उदाहरण प्रमुख रूप से यूरोप की घाटी तथा वासेस पर्वत है। भारत में इस प्रकार के जो पर्वत है सतपुड़ा की घाटी और नीलगिरी श्रेणी भारत के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते रहिएगा कि ऊपर उड़ जाता है जो उत्खंड कहते हैं, इसे हॉस्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। नीचे को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, ग्रोविन कहा जाता है, इसे भ्रंशोत्त पर्वत कहा जाता है। तो ये भी एक टाइप है पर्वत का, जो दूसरा टाइप है। पहला हम लोगों ने वलित पर्वत पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भ्रंशोत्त पर्वत के बारे में। भ्रंशोत्त पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, उदाहरण ही पूछता है। तो भारत में सतपुड़ा घाटी नीलगिरी है, और यूरोप की घाटी वासेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत्त पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सीरीज पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टाइप की तरफ।
देखिए मुझे सिलेबस तय समय से पहले आपको ख़त्म करना है। तीसरा जो पर्वत है वो यहाँ पर है ज्वालामुखी पर्वत। क्या है तीसरा टाइप, क्या है आपका यहाँ पर, ज्वालामुखी पर्वत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं आपको कई चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा। तो वैसे ज्वालामुखी एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग पहले ज्वालामुखी पर्वत को पढ़ लेते हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत में क्या है, पृथ्वी के स्थल पर ज्वालामुखी की क्रिया व उसके लावा से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। एकदम आसान है कि पृथ्वी पर जिस प्रक्रिया के बाद उत्तप्त लावा क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलता है, उसके बाद ज्वालामुखी, उस ज्वालामुखी के बाद जो पर्वत निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश में विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो है। जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जापान का फ्यूजियामा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी, तो आप और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। पर्वत जो है पृथ्वी के स्थल रूप में बेहद लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत पर्वतों के हिमानी या ग्लेशियर भी होते हैं। बहुत से पर्वत जल संग्राहक होते हैं, उसमें जल भरे होते हैं। बहुत से नदियों के स्रोत पर्वतों के हिमानी या ग्लेशियर से होते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो पता चलेगा हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। तो बहुत कुछ यहाँ से हम लोग को सीखने को, जानने को मिलेगा, लेकिन आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। जो पर्वत है उसमें अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ये बात आप लोग पूरी तरह से रट्टा मार लीजिए। क्या करिएगा, इसे आप लोग रट्टा मार लीजिए पूरी तरीके से। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, जो मैंने ऊपर ही बता दिया। तो अब आते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। मैं थोड़ी बातें आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, उसके प्रकार क्या है, फ्यूजियामा का, तंजानिया का दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे और मैं यकीन भी करता हूँ कि आप हमें इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया ना, पृथ्वी के अंदर एक उत्तप्त लावा की परत है, जैसा कि आपको भी विदित होगा। तो जैसे यहाँ पे सॉरी, मैं बना रहा हूँ डायग्राम आपके लिए। देखिए यहाँ से उत्तप्त जो है लावा है, ये तोड़ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ गया। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें से क्या निकल रहा है, ये लावा है। नीचे जब होता है इसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा अंदर जहाँ है, जब ऊपर की तरफ चलता है इसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है। शुद्धियाँ मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है, बदल जाता है। और नाम बदलने के बाद हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे लावा कहते हैं। फिर ये लावा पृथ्वी क्रस्ट को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद ऊपर निकलता है। इसे क्या कहते हैं, ये हो गया। और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे ज़्यादा निकलता क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। ये क्या हो गया, ये ज्वालामुखी रेड कलर वाली जो है ज्वालामुखी नली हो गई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, धूल कण, जलवाष्प। सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, धूल कण निकलता है, ठीक है। फिर ये हमारा मैग्मा हो गया। मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है, ये निकल गया। जहाँ से निकलता है जो छिद्र को, इसे हम वीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीवर कहते हैं। वीवर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर थोड़ा सा बड़ा होता है उसे कॉल्डेरा कहते हैं। कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, इसे ज्वालामुखी। और ये जो हो गया ज्वालामुखी नली हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब हम और आगे आते हैं। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये लावा नीचे आके जमने से एक शंकु बनती है, जिससे हम ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। कभी कभी अब इस बीवर में या क्रेटर में कभी ज्वालामुखी ये जब सूख जाता है, यहाँ पर सुसुप्त हो जाता है, तो ऊपर यहाँ पानी जम जाता है, उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। इसमें नहाने से गंधक तुतिया होती है, मात्रा होती है, इसमें लोग कहते हैं नहाने से जो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ज्वालामुखी उपनली भी निकलती है, ठीक। यहाँ पर वही छिद्र विवर बनता है, फिर यहाँ पे इसे ज्वालामुखी उपशंकु कहते हैं, ज्वालामुखी से उपनली के नाम से जानते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी के बारे में था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ऊपर धूलकण जलवाष्प निकल रहा है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए शायद महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैंने व्याख्या करके आपको बता दी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर, और ये आपको मिल चुका होगा। इसके बाद पठार मैदान पढ़ना है और लोक पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद की जो टॉपिक थोड़ी सी छोटी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जहाँ पे प्रमुख रूप से हमने पर्वतों को पढ़ लिया। यहाँ से अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न आ रहा हो तो फटाफट आप लोग पूछ लीजिएगा। ये पेड क्लास के लिए चल रही थी। अगर अभी तक आपने पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी के विषय में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप दुर्गेश सर जरूर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे आप जुड़े रहेंगे। सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन होती है, कोई भी सूचना होती है, पीडीएफ नोट्स होता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहना होगा। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, जहाँ पर जुड़कर आप हमारी साथ हमारी क्लास को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ से उम्मीद करते हैं आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास को ख़त्म करने के लिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हाँ, नाम नहीं लेना, देखिए नाम नहीं, आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों ने पर्वत को पढ़ लिया, पर्वत के बाद पठार मैदान को, इसके बाद की टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ई-लर्निंग विद दुर्गेश। बाय बाय।